नमस्कार। आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 50 एमसीक्यू का एक पूरा सेट है ये। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, इसलिए रिपीट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको भी थोड़ा सा पुराने को भी देखते चलूँ। ऐसा नहीं हो कि हम सेट पढ़ते चले जाएं, पीछे वाला छूटता चला जाए। तो 50 में अगर मान लीजिए कि 6-7 अगर रिपीट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका एक ये हाँ, लेकिन उसका कोशिश किया मैंने कि उसका जो ऑप्शन है ना वो चेंज किया जा सके। ठीक है, तो ये आज फिर से आपके लिए ये 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। और ये उनके लिए है जो आरआरबी का पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर चुके हैं टीचर के लिए, और उनके ईमेल में नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है। तो बस उनके लिए है कि ये लास्ट आवर है, ये आप पढ़ करके निकल लो आराम से, और बहुत अच्छी है। और ख़ास करके टीचिंग जॉब में, और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अब अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर बना रही है टीचर्स के लिए, वो बिल्कुल ही अलग है। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और फिर आपका आरआरबी टीचर्स है, तो ये इन सब में अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत अच्छा है आपके लिए। से फुल फ्लेज 7th पे स्केल के साथ है ये। तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपने ढंग से अपने बजट के अनुसार नया एक पे स्केल बना रही है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये चांस नहीं होना चाहिए। आप लग जाओ जी जान से, और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर उसका सीट निकल चुका है तो वैकेंसी भी आएगी। तो सबके लिए एक साथ है ये। चलिए शुरू करें आज हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन है ना वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट। कई बार देख चुके हैं इसको हम लोग। कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म, कंटिन्यूस इवेल्यूशन ड्यूरिंग लर्निंग। तो सही आंसर है, पता चल गया होगा आपको। ओनली फॉर रैंकिंग स्टूडेंट्स, यूज्ड ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो राइट आंसर इज बी, continuous evaluation during learning. Okay, so formative assessment, just we assess the students throughout the year. Okay, so from the session, beginning of the session till the end of the session, we start observing the students. So that is called formative assessment. और formative assessment क्या होता है ना कि ये पूरे सेशन चलता है। ठीक है, यानी कि आपने एक सप्ताह पढ़ा है तो एक टेस्ट ले लिया आपने, ऑरल हो, रिटन हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, फॉर्मेटिव का पार्ट है ये। तो ये कहलाता है आपका फॉर्मेटिव। और असेसमेंट जो आपका समेटिव होता है ना, वो लास्ट में लिया जाता है जब पूरी कोर्स ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग उसका एक टेस्ट लेने के लिए जो पेन एंड पेपर एग्ज़ाम लेते हैं तो वो आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में पेन पेपर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती है। ऑब्जर्वेशन भी आता है उसमें, सोशल एक्टिविटी भी आता है, सोशल बिहेवियर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ measuring intelligence, classifying learning objective, testing teacher performance, designing sitting arrangement। तो इसका सही आंसर है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है ना, उसका जो प्राइमरी जो पर्पस होता है, मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस है क्लासीफाई करना। किस चीज़ को? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्लासीफाइज कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू हायरार्किकल लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को एक हायरार्की आपने देखा है ना, ट्रायंगल जैसा, पिरामिड जैसा रहता है। इन क्लासरूम मैनेजमेंट विथिटनेस रेफर टू, विथिटनेस कल भी आया था, तो विथिटनेस किसको रेफर करता है? क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर्स अवेयरनेस ऑफ ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, यस। टीचर्स एबिलिटी टू क्रिएट फन एक्टिविटी, टीचर्स ड्रेस कोड, स्टूडेंट डिसिप्लिन रूल। तो कॉइंड बाय कोनिन्स, ये जो कोनिन है उन्होंने क्या कहा कि विथिटनेस मीन्स बीइंग अलर्ट टू एवरीथिंग्स हैपनिंग इन द क्लास। क्लास में आप जब जाते हो ना, तो आपके क्लास में क्या क्या हो रहा है उस सारी चीज़ों से आपको अवगत होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से पढ़ा पाओगे। क्योंकि आप देखते हैं ना कि सीनियर क्लासेस में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट को लग गया कि आप उतने अच्छे नहीं हो जितना वो सोच रहे थे, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आप उस क्लास को आप अच्छी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। तो ये क्या होता है कि विथिटनेस जो होता है ना, वो टीचर्स को ये बताता है कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर में कि आप क्लास में होने वाली सभी गतिविधियों से अवगत आपको होना चाहिए। कभी कभी आप होता है ना कि ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ लिख रहे हो, पीछे आपको दिखाई नहीं देता, नहीं, आपको 45 डिग्री का एंगल में होकर के लिखना है ताकि आपको सब कुछ दिखता भी रहे। चलिए, अच्छा है। विच
इंस्ट्रक्शनल strategy is most suitable for developing a problem solving skill. So problem solving skill, ठीक है, को विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो सबसे अच्छा होता है किसके लिए, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए। लेक्चर मेथड में कुछ नहीं होना है, सुनना है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, डिक्टेशन, कॉपिंग नोट्स। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जब आप बच्चों को कोई आप टास्क दोगे ना, प्रॉब्लम दोगे कि ये चैलेंज है, तो बच्चों में आता है उस चैलेंज को पूरा करने की मतलब हौसला, वो अंदर से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो अपना सारा ज्ञान लगा देते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है कि जब वो सोचना शुरू करते हैं ना, तब वहाँ पर क्या होता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने आप उनके अंदर डेवलप होता है। लेकिन लेक्चर मेथड में क्या होता है, केवल सुनते हैं बच्चे। डिक्टेशन में क्या होता है, आपने डिक्टेट कर दिया, उसने सुन लिया। कॉपिंग नोट्स, केवल कॉपी से आप छाप रहे हो, जिससे भी कुछ होता नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी जो भी होता है ना, उसमें बच्चे इंगेज रहेंगे, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अपने रियल लाइफ का भी। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन इज कंडक्टेड, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड्स, रैंडमली ड्यूरिंग द ईयर। सो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन जो होता है ना, वो पहले होता है। जब भी आपको कोई निर्देश देना है क्लास में, उसके पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो लर्नर्स है, हमारा जो शिक्षार्थी है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। तो जब आप स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे, तभी तो आप उसको पढ़ा पाओगे ना, कि हाँ इसकी कमजोरियाँ क्या है, इसका मजबूत पक्ष क्या है। तो जब जानेंगे तब पढ़ाना शुरू कर पाएंगे। ये क्या होता है, बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन, ठीक है, पढ़ाने के पहले ये सब होता है डायग्नोस्टिक। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन टीचिंग लार्ज ग्रुप, प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल और कंडक्टिंग ऑनलाइन टेस्ट, राइटिंग लेसन नोट्स ओनली। सो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, ठीक है। तो टीचर्स लोगों के लिए क्या होता है ना, टाइम टू टाइम मतलब माइक्रो टीचिंग पर ट्रेनिंग चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। वो सब क्या होता है, वो क्या है कि टीचर्स जो है ना, वो अलग अलग स्किल उनको सीखना चाहिए। आपने बीएड कर लिया, आप एग्ज़ाम भी पास कर लिए, आप टीचर भी बन गए हो, लेकिन आपको क्या करना है, समय के साथ चलना है और आपको नई नई चीज़ें भी सीखना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। सो माइक्रो टीचिंग हेल्प टीचर्स प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव ए स्पेसिफिक स्किल इन कंट्रोल्ड सेटिंग, ओके, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मतलब कि छात्र केंद्रित जो शिक्षण पद्धति है, इनमें से उसका कौन सिद्धांत, इनमें से कौन नहीं है। इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, अडॉप्टिंग टू लर्नर्स नीड, टीचर्स डोमिनेट डिस्कशन, कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। सो टीचर्स डोमिनेट डिस्कशन, यानी कि जहाँ पर टीचर सवार रहता है ना बच्चों के माथे पर, एकदम खड़े हैं कि तुम बोलो, पहले देखते हैं क्या बोलता है। तो वो क्या होता है ना कि वो लर्नर्स सेंटर नहीं होता है वो, ठीक है। वो क्या होता है, टीचर सेंटर हो जाता है। टीचर ही मेन है कि तुम हम जो सोच रहे हैं वही बोलोगे। सो लर्नर सेंटर टीचिंग क्या होता है, फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, नॉट टीचर्स डोमिनेट। वहाँ पर टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बच्चे सभी अपने से इंगेज करके सीखते हैं। इन ICT इनेबल्ड टीचिंग ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स, ब्लेंडेड मीन्स क्या होता है, दो का मिक्सर। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस ओनली फेस टू फेस क्लासेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स। यानी कि ब्लेंडेड क्या होता है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। सो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी चलता है और जो डिजिटल है वो भी चलता है। तो आज अधिकांश आज के स्कूलों में क्या हो रहा है कि आपके पास ब्लैक बोर्ड की जगह पर ग्रीन बोर्ड आ गया है और उसी के बगल में आपका स्मार्ट बोर्ड भी होता है। यानी कि आप ट्रेडिशनल चॉक डस्टर यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ आप डिजिटल स्मार्ट बोर्ड भी आप यूज़ कर रहे हो। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर असेसिंग अफेक्टिव डोमेन लर्निंग, ठीक है। सो अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड स्किल, IQ टेस्ट, स्पीड टेस्ट। तो ये क्या कर रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर असेसिंग अफेक्टिव डोमेन लर्निंग, ठीक है। सो एटीट्यूड स्किल्स मेजर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स पार्ट ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, एटीट्यूड स्किल होता है। तो एटीट्यूड जो होता है ना, वही आपका डिसाइड करता है आपके वैल्यू को भी, आपका वैल्यू, आपका इंटरेस्ट, आपका फीलिंग्स, वही आपका एटीट्यूड होता है। सो बिना एटीट्यूड का कोई भी इंसान
इस धरती पर नहीं है। सबके पास अपना अपना एटीट्यूड है और एटीट्यूड होना भी चाहिए। यही एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि आपके वैल्यू के रूप में होता है, आपका इंटरेस्ट के रूप में होता है, आपका फीलिंग्स के रूप में होता है। ये सब एटीट्यूड का ही पार्ट है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, एटीट्यूड स्केल। विच सीटिंग अरेंजमेंट इनकरेज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को कौन किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन ये। रोज फेसिंग टीचर, यूज शेप, सिंगल फाइल लाइन, रैंडम सीटिंग। सो ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है क्लास में कि किस प्रकार से बच्चे बैठते हैं, रो वाइज बैठते हैं, सभी का चेहरा टीचर की तरफ रहता है। यूज शेप में होते हैं, बीच में खाली रहता है। सिंगल फाइल लाइन होता है, एक ही लाइन होता है। रैंडम सीटिंग, जहाँ में तहाँ बैठते हैं सब। इसका सही आंसर है बी। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो सभी का चेहरा एक दूसरे को दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये यूज शेप जो होता है ना, यूज शेप में क्या होता है, सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं। तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए इंटरेक्शन और डिस्कशन को प्रमोट करता है। द फ्लिप्ड क्लासरूम, कल भी हम लोग इसको देख चुके थे। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है कि बच्चे स्कूल में होमवर्क करते हैं और घर में ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। इन फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट स्टडी कंटेंट एट होम, घर पे पढ़ता है कंटेंट, और स्कूल में आकर के क्या करता है, वो अपना टेस्ट वगैरह एक्टिविटी वगैरह करता है। जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। स्टूडेंट्स लर्न एट होम एंड डिस्कस इन क्लास। Which test is best for comparing performance across different school? Teachers made test, standardized test, oral test, essay test। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा टेस्ट का जो मेथड है ना, बेस्ट फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को जो कंपेयर कर सके, तुलना कर सके अक्रॉस डिफरेंट स्कूल, अलग अलग स्कूल को ले करके। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। यानी ये क्या करता है, आंसर इसका बी होगा। ये क्या करता है, हर एक अलग अलग स्कूल का एक क्राइटेरिया सेट करता है और अलग अलग स्कूल का जो भी डेटा है उसको लेकर एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया पर उसको टेस्ट करता है और उसके अनुसार वो उसका परफॉर्मेंस मेजर करता है। पीयर टीचिंग बेनिफिट्स स्टूडेंट बिकॉज दे कैन स्किप लेक्चर। पीयर टीचिंग क्या कैसे बेनिफिट करता है स्टूडेंट को, ये हम लोग कल भी देख चुके थे इसको, क्योंकि उसका ऑप्शन अलग था, क्वेश्चन भी अलग था वो, लेकिन था क्वेश्चन ऐसा ही। एक्सप्लेनिंग टू अदर्स रीइंफोर्स देयर लर्निंग। टीचर्स हैव लेस वर्क, इट्स फास्टर देन नॉर्मल टीचिंग। तो ये क्या है कि जब पीयर का मतलब होता है बच्चे, दोस्त जो होते हैं उनके, वो सब पीयर कहलाते हैं। तो जब बच्चे आपस में ही एक दूसरे को पढ़ा करके सीखते हैं तो उससे बच्चे को क्या बेनिफिट होता है, एक्सप्लेनिंग टू अदर्स री-इन्फोर्स देयर लर्निंग। आपस में जब वो लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो खुल करके करते हैं, और ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है उनको सीखने के लिए। अगर कोई उसमें एवरेज स्टूडेंट भी है ना और पीछे से देख रहा है तो वो भी बहुत कुछ सीख कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ फ्रैंक होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। टीचिंग पीयर्स स्ट्रेंथेंस अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव रिकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल, जहाँ पर वो साइकोमोटर स्किल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है किस फिजिकल एक्टिविटीज़, जहाँ पर उनको शारीरिक मूवमेंट होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन, है ना। तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर स्किल, राइटिंग एन एसे, सॉल्विंग अ पजल, परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनिंग अ थ्योरी। तो इसमें हो जाएगा परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट इन साइंस, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिक्टेशन, साइलेंट, मेमोराइजेशन। ये इसमें क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। उससे क्या होता है कि बच्चे विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं और समझते हैं जो भी उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रयोग करके। द की फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन का की फीचर क्या है, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। सो सेपरेट स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट, रिमूविंग स्लो लर्नर्स फ्रॉम क्लास। तो इसका आंसर होगा बी, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी तरह के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, चाहे बच्चे स्पेशल नीड के हों या किसी भी तरह के हों। विच टाइप ऑफ इवेल्यूशन चेक्स अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। समेटिव इवेल्यूशन, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट।
तो इसका सही आंसर है सी। सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एसेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये क्या होता है ना कि एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया है और उसमें आपका जिस तरह का जैसा परफॉर्मेंस आएगा ना, वो आप जो टेस्ट है ना वो एसेस करता है परफॉर्मेंस को, जो सेट क्राइटेरिया है उसी के आधार पर वो एसेस करता है। तो इससे क्या होता है कि अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो कैसे फॉलो हो रहा है, उसका आउटकम क्या रहा है, वो सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं क्राइटेरियन जैसा। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से आंसर ब्रेल डिस्प्ले है, स्क्रीन रीडर है, चॉक बोर्ड है, हियरिंग एड है, ठीक है। तो अब इसमें सही आंसर क्या होगा, चॉक बोर्ड होगा। तो चॉक बोर्ड इज़ अ जनरल टीचिंग एड, नॉट असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो टीचर को सहायता प्रदान करता है अपने शिक्षण कौशल को और ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करने में, ठीक है। लेकिन चॉक और बोर्ड जो है ना, ये पुराने समय से चले आ रहा है कि वो आपका उस टीचिंग का पार्ट है। पढ़ाते समय आपको पेन पेंसिल चाहिए, कॉपी पेन चाहिए, ठीक है, स्लेट और चॉक चाहिए, बोर्ड और चॉक चाहिए, तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जनरल टीचिंग एड है इस, ठीक है। लेकिन असिस्टिव क्या होता है, ब्रेल डिस्प्ले है, हियरिंग एड है, स्क्रीन रीडर, ये सारी चीज़ें उसको असिस्ट करती है जो कि डिजिटल है। विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, पैसिव लिसनिंग, मेमोराइजेशन, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, टीचर सेंटर्ड डिलीवरी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, ओके। तो ये क्या कहता है, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि आप अनुभव से जो आप सीख रहे हो, आप अपना ज्ञान जो बढ़ा रहे हो ना, उसको वो कंस्ट्रक्टिविज होता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो लर्नर है, जो वो धीरे धीरे हर दिन सीखता है कुछ ना कुछ। कहाँ से सीख रहा है, एक्सपीरियंस से सीख रहा है। क्लासरूम में उतना नहीं सीखता है जितना वो अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन ब्रेक में, इन सब चीज़ों में सीखता है। तो ये क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग कहलाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहलाता है। इन लेसन प्लानिंग हार्वेटियंस स्टेप्स इंक्लूड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन्स, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग, होमवर्क, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन ओनली। सो ये क्या कर रहा है, हार्वेटियंस जो स्टेप्स हैं उसमें क्या क्या है, ए बी सी डी चारों में क्या है, सही आंसर क्या है, ए है। हार्वर्ड प्रपोज दिस सिस्टमेटिक स्टेप ऑफ लेसन डिलीवरी, यानी कि आप जब लेसन बच्चों को दे रहे हो तो उसका एक सिस्टमेटिक स्टेप है। ये किसने दिया था, ये हार्वर्ड ने दिया था ये, इसलिए इनके नाम पर इस स्टेप को हार्वर्डियंस इसका नाम रख दिया गया है। जिसमें क्या क्या होता है, प्रिपरेशन तैयारी, प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंट करना, कंपैरिजन उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, जनरलाइज करना, ठीक है, वो सभी के लिए उसको सर्वसुलभ बना देना, और एप्लीकेशन उसको अप्लाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। विच फीडबैक टाइप इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्किल डेवलपमेंट, immediate and specific feedback, delayed and general feedback, no feedback, only pure feedback. So which feedback type is most effective, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा फीडबैक टाइप बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। इमीडिएट एंड स्पेसिफिक फीडबैक, इमीडिएट एंड स्पेसिफिक फीडबैक हेल्प करेक्ट मिस्टेक क्विकली। अगर आपने किसी बच्चे को गलती करते देख लिया, अब आप उसको उसी समय अगर आप उसको करेक्ट करेंगे ना, तो वो अपनी गलती को सुधार सकता है। लेकिन हम उसकी गलती को कब सुधारेंगे, अगर 4 दिन के बाद सुधारेंगे तो उसमें वो चीज़ नहीं आएगा। देख इसमें क्या होता है कि इमीडिएट एंड स्पेसिफिक, तुरंत, ठीक है, और ख़ास जो भी आपके पास हो रहा है फीडबैक आप दीजिए उसके बारे में, तो बच्चे का क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इन इवैल्यूएशन रिलायबिलिटी रेफर्स टू, रिलायबिलिटी क्या कहलाती है इवैल्यूएशन में, टेस्ट मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट कवरिंग फुल सिलेबस, टेस्ट बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड। आंसर है इसका बी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर रिपीटेड यूजेस, ठीक है। तो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि आप जब क्या करते हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, ओवर रिपीटेड यूजेस। विच टीचिंग एड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर शोइंग हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाने के लिए
विच टीचिंग, कौन सा टीचिंग एड यूज़ किया जाता है अच्छी तरह से, ग्लोब, टाइमलाइन, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब हिस्टोरिकल इवेंट, घटनाएं जो घटती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन में उसको डिस्प्ले करते हैं। वो 1857 ऐसे ऐसे करके उसको हम लोग ईयर वाइज उसको टाइमलाइन बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस तरह से। और टाइमलाइन विजुअली रिप्रेजेंट क्रोनोलॉजिकल इवेंट, है ना। तो जो क्रोनोलॉजी के अनुसार जो भी आपका घटनाएं घटी हैं उसको क्या करते हैं, टाइमलाइन में शो किया जाता है। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टीचर्स सेव्स टाइम, शॉर्टर स्टडी आवर। इसका सही आंसर होगा बी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो प्रोजेक्ट अलाउ लर्नर्स टू अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपके पास प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उसमें क्या होता है, बच्चे बाहर जाते हैं, आउटसाइड जा कर के वो अपने सारे ज्ञान को यूज़ करते हैं। ये होता है उनका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। किसी बैंक में चले गए अपने प्रैक्टिकल के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, मार्केट में चले जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एडे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। ठीक है, सो डिज़ाइन, एनालिसिस, डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन। इसका सही आंसर है एनालिसिस। सो एडे स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑफ नीड्स एंड लर्नर्स प्रोफाइल। तो एडे का जो भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है उसमें एनालिसिस जो है वो क्या करता है, क्यों ज़रूरी हो जाता है, पहले कि आप उसको नीड्स क्या है उसका, और लर्नर्स का जो प्रोफाइल है उसको हम लोग समझते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसके अनुसार फिर आगे बढ़ते हैं। विच क्वेश्चन टाइप प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, लो ऑर्डर थिंकिंग, है ना। देखें हम लोग सर, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस रिकॉल, ओपन इंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन सेम है लेकिन उसका जो ऑप्शन है वो अलग अलग है। इसका हो जाएगा आंसर सी, ओपन इंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चंस रिक्वायर एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किस तरह का क्वेश्चन टाइप जो होता है ना वो प्रमोट करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग को। ठीक है, तो ओपन इंडेड क्वेश्चन जो होता है ना, ओपन इंडेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। तो केस स्टडी में क्या होता है, कोई पार्टिकुलर आंसर तो उसका होता नहीं। केस स्टडी को पढ़ने के बाद अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से उसका आंसर देते हैं। तो ये क्या होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो एनालाइज करता है और सिंथेसाइज करता है और उसके अनुसार ये सारी चीज़ें। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल क्या है इसमें, मिड लेसन क्विज टू एडजस्ट टीचिंग, फाइनल बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, नेशनल टेस्ट रैंकिंग, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो फॉर्मेटिव फीडबैक हेल्प्स एडजस्ट टीचिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते समय करते हैं, एक सप्ताह पढ़ाएं, लास्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो जो फॉर्मेटिव फीडबैक लिए वो क्या करता है, सप्ताह भर मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपनी टीचिंग को। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो अगले सप्ताह किसी और ढंग से अच्छे से पढ़ाएंगे उसको, ताकि इस सप्ताह में जो भी कमियां रही उसको पूरा करेंगे। तो ये क्या करता है, मिड लेसन क्विज टू एडजस्ट टीचिंग। ये क्या करता है, हम लोग बीच बीच में जो पूछ करके हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। विच प्रिंसिपल्स अंडरलाइज मास्टरी लर्निंग, ओनली फास्ट लर्नर्स सक्सेड, ऑल लर्नर्स कैन अचीव गिवन इनफ टाइम एंड सपोर्ट, लर्निंग इज फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड फॉर ऑल। तो इसका सही आंसर है बी, ऑल लर्नर्स कैन अचीव गिवन इनफ टाइम एंड सपोर्ट। So mastery learnings assume all can learn to a high level with right conditions। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है ये, और ये सब क्वेश्चन जो है एकदम छांट करके निकाला हुआ है और एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ये आया हुआ है किसी न किसी में। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन मीन्स, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, स्कैफोल्डिंग सपोर्ट्स लर्नर अंटिल दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टीचर्स सपोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टीचर जो होता है ना किसी बच्चे पर, लर्नर्स पर, उस तब तक उसको सपोर्ट करता है जब तक कि वो खुद से अपना काम करना शुरू नहीं कर देता। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेक्निक टू टीच मैप स्किल, लेक्चर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विथ मैप्स, मेमोराइजिंग प्लेस नेम्स, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विथ मैप। सो प्रैक्टिकल मैप वर्क डेवलप स्पेशल स्किल इफेक्टिविटी। इन
कोऑपरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव इंडिपेंडेंस मीन्स, interdependence means students compete with each other, students depend on each other's success, students work individually, students ignore each other. तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर सक्सेस। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे की सक्सेस पर, ठीक है। अगर पूरी टीम जीतेगी तभी आप जीत पाओगे। इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप मेंबर्स रिले ऑन ईच अदर्स कंट्रीब्यूशन, सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें इक्वल होता है तभी वो टीम जीतती है। आप एक दूसरे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं क्लास में। तो विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर, गुड क्वेश्चन पेपर का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। क्या? वैलिडिटी, वायस, रिलायबिलिटी, क्लैरिटी। तो वायस है, आँख मूंद करके मारना है वायस पर। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, क्लैरिटी बिल्कुल ही होता है, वायस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर को। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल एस्पायरल करिकुलम, एस्पायरल करिकुलम का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? रिविजिटिंग टॉपिक्स विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, टीचिंग टॉपिक्स ओनली वंस, टीचिंग ओनली सिंपल टॉपिक, रैंडम टॉपिक ऑर्डर। इसका सही आंसर है रिविजिटिंग टॉपिक्स विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते हैं लोग एस्पायरल करिकुलम। सो एस्पायरल करिकुलम्स रिविजिट्स टॉपिक्स एट डीपर लेवल ओवर टाइम, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा ना वो आपका हाई होता चला जाएगा, टफ होता चला जाएगा। विच लर्निंग डोमेन इन्वॉल्व एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, कौन सा लर्निंग डोमेन जो है वो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व होता है एटीट्यूड और वैल्यू के साथ? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव और मेटाकॉग्निटिव। इसका सही आंसर है अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ फीलिंग्स, वैल्यू एंड एटीट्यूड। Which is the main aim of action research by teacher? Publishing a book, solving classroom problems, writing a thesis for a degree, inspecting students' homes. तो मेन एम ऑफ एक्शन रिसर्च बाय टीचर, तो टीचर का मेन काम क्या होता है? सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है क्लास में उसको सॉल्व करना, वो टीचर का काम होता है। बैकवर्ड डिज़ाइन इन लेसन प्लानिंग मीन्स, बैकवर्ड डिज़ाइन इन लेसन प्लानिंग, ठीक है। सो प्लानिंग from available resources, planning starting from learning outcomes, planning without objective, planning for teachers, convenience only। इसका सही आंसर क्या है? बी है, यानी कि प्लानिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसको हम लोग बैकवर्ड बोलते हैं। पहले क्या ध्यान देना है आपको? लेसन प्लान कैसे बनाना है, हम लोग को पहले आउटकम देख लेना है कि हम लोग का आउटकम क्या चाहिए, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है, मतलब रिजल्ट देख लेना है। रिजल्ट देखना है, उसके बाद आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है रिजल्ट के अनुसार, यानी कि जब हम पढ़ाएंगे तो उस रिजल्ट तक हमको पहुंचना है। इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिज़ाइन इन लेसन प्लानिंग। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए बच्चों को कौन सा सुटेबल है? साइलेंट रीडिंग, ऑडियो लिंगुअल्स ड्रिल, राइटिंग प्रैक्टिस, मेमोराइजिंग रूल्स ओनली। सही आंसर क्या होगा? ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स, यानी कि आपको प्रैक्टिस करवाना है उसको बोलने का है, तभी वो बच्चे जो होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंग्लिश में अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन बाय रिपीटेशन एंड लिसनिंग, बार बार जब वो रिपीट करेंगे, सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर जाएगा। विच लर्निंग स्टाइल प्रेफर डायग्राम, चार्ट एंड माइंड मैप? ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ट्रैक्टाइल। इसका आंसर हम लोग देखे थे पहले भी इसको, विजुअल। विच इज़ अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? टाइम बाउंड कंप्लीशन, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, टीचर सेंटर्ड फोकस। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का क्या मतलब होता है? मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। विच असेसमेंट टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग के लिए कौन सा असेसमेंट टेक्निक अच्छा होता है? रूब्रिक बेस्ड इवेल्यूशन, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ट्रू फॉल्स, मैचिंग टेस्ट। इसका सही आंसर है रूब्रिक, बना लेना चाहिए ये के लिए पहले। सो रूब्रिक एसेस मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव वर्क सिस्टमेटिकली। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है? विजिटिंग अ फार्म एंड वर्किंग देयर, खुद से जाओ, एक्सपीरियंस करो और सीखो, ठीक है।
सो रीडिंग अबाउट फार्मिंग, visiting a farm and working there, watching a farming video only, listening to a lecture on farming. ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जांपल क्या है? इज लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम? ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, गिविंग सेम टास्क टू ऑल, ओनली फोकसिंग ऑन एवरेज लर्नर्स, इग्नोरिंग स्लो लर्नर्स. तो इसका सही आंसर क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. सो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या करता है? टेलर्स टीचिंग टू वेरिड एबिलिटीज. ठीक है, अलग अलग आप सभी के लिए पढ़ा रहे हो. विच वन इज नॉट अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर? थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ, लेक्चर, राउंड रॉबिन. इसका सही आंसर है सी, लेक्चर. एक कोऑपरेटिव लर्निंग का स्ट्रक्चर लेक्चर नहीं होता है. लेक्चर क्या होता है? वो टीचर सेंटर होता है, बट टीचर केवल अपना बोला चला गया. ठीक है, द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज स्टार्ट विथ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, गिव डायरेक्ट फॉर्मूलाज, मेमोराइजेशन ओनली, स्कीपिंग एग्जाम्पल्स. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, स्टार्ट विथ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल. ठीक है, सो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया easier to understand. Which skill is emphasized in inquiry based learning? Inquiry based learning से कौन सा? Passive listening, questioning and investigating, rote memorization, copying from books. तो स्किल जो होता है ना वो एम्फेसाइज होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. सो इंक्वायरी लर्निंग प्रमोट्स आस्किंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरिंग द आंसर. ठीक है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट का क्या है जानते हैं हम लोग, इन डॉट टर्म एग्जाम. विच टाइप्स ऑफ लेसन प्लान फॉर्मेट फोकस ऑन मेजरेबल आउटकम? मेजरेबल आउटकम पे कौन सा ऐसा लेसन प्लान है जो फोकस करता है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेस्ड प्लान, स्टोरी टेलिंग प्लान, कैजुअल डिस्कशन, टाइम बेस्ड प्लान. तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेस्ड प्लान उस पर काम करता है, किस पर? आउटकम बेस्ड प्लानिंग प्लान. Which is the first stage of called experiential learning cycle? Abstract conceptualization, active experimentation, concrete experience, reflective observation. तो इसका सही आंसर है सी, concrete experience. So COLP cycles begin with having a concrete experience. तो ठीक है, तो वो हमेशा माइंड में रखिएगा COLP के साथ क्या है? concrete है. Which factor most influences motivation in student? टीचर्स एक्सपेक्टेशन एंड इंकरेजमेंट, क्लासरूम वॉल कलर, स्कूल लोकेशन, लंच मेन्यू. कौन सा ऐसा चीज़ है जो बच्चे के मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है? तो क्या है? टीचर्स का एक्सपेक्टेशन और उसका प्रोत्साहन, यही बच्चे को मोटिवेट करता है. ये करता है जैसे कि आप लोगों का व्यूज़ तो उतना जाता नहीं है मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर, लेकिन मैं फिर भी लगा रहता हूँ कि भाई पढ़ाना है. अगर एक भी अगर आ रहा है, बेनिफिट हो जाता है, तो समझिए कि वो अच्छी बात है मेरे लिए. तो वो भी क्या है? मोटिवेशन होता है ये. ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है हमको, मुझे भी. तो राइट आंसर हो गया इसका, टीचर सपोर्ट ग्रेटली इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन. सो विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज बेस्ट फॉर टीचिंग ज्योग्राफी टू विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट? सो विजुअली इम्पायर्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज्योग्राफी पढ़ाना कौन सा ऐसा बेस्ट मटेरियल होगा जो अच्छा होगा? रेस्ड रिलीफ मैप्स, कलर एटलस, सैटेलाइट इमेज, वीडियो प्रेजेंटेशन. तो इसके लिए सही आंसर क्या है? रेस्ड रिलीफ मैप. सो ये रेस्ड रिलीफ मैप क्या होता है? रेस्ड रिलीफ मैप अलाउ टैक्टाइल एक्सप्लोरेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स. ठीक है, तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, वो छू करके महसूस करके उसको पता करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो ये था आपके पास 50 का 50 क्वेश्चन है. और आज का ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये आते रहता है एग्ज़ाम में. और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे. और ये अच्छा है, अगर आप लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? बस यहीं समय से आना है ना, और कहीं से तो आना नहीं है उसको. तो अगर आप बहुत सारे अच्छे से सेट कर लेते हो ना, 50-60 सेट कर लिए, तो सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे. तो ये था आपके पास 50 क्वेश्चन. आज का क्लास में बस इतना ही है हम लोग के पास में. और नोट्स की जहाँ तक बात है, कुछ हमारे जो भाई हैं, भाई बहन लोग जो हैं, वो नोट्स की मांग करते हैं ना, वो PDF भेज दीजिए ये. तो देखो भाई, ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं. अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें भी एक ये होता है, यूट्यूब पर है ये,
तो मतलब कि जो जब तक आप उसका जो होता है ना वॉच आवर की भी तो क्राइटेरिया होती है ना, 4000 घंटे का इस सब का। तो अगर मान लो कि PDF ही अगर मिल गया आपको, तो वीडियो देखता कौन है? ठीक है। तो थोड़ा सा लालच मेरा भी समझो कि मेरी क्या लालच है ना। एक टाइम पर आना, टाइम पर बैठना, तो उसके लिए नोट्स तैयार करना, टाइम देना, है ना। इसके पीछे एक लालच होता है ना उसका, यूट्यूब पर जाने का भी तो एक लालच है कि थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये ईमानदारी वाली बात है ना। ऐसे ही कोई नहीं आता यूट्यूब पर आकर के पढ़ा रहा है ये। तो वो भी चाहता है ना कि आप जो जानते हो वो कम से कम सब जगह पहुँचे। ठीक है। तो उसमें दोनों चीज़ होता है। नोट्स में क्या होता है कि नोट्स लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें तो समझो इससे तो ठीक है। तो आप इसी को बार बार देख लोगे तो मेरा भी काम हो जाएगा। चलिए, वैसे भी हम लोग ठीक हैं, वो उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं वो चिल्ला चिल्ली लंपन। बहुत ही सिंपल हैं, वो 4-5 आ जाते हो वही काफ़ी है मेरे चैनल पर। ठीक है। और ऐसा हम बहुत बड़े वो नहीं हैं कि लाखों और वो वाले हैं। ठीक है। तो मेरे लिए आप लोग बहुत अच्छे हो, 18-20 सब मस्त है, हम सुपर है। ठीक है। तो ये सब, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग फिर मिलेंगे नए सेट के साथ में, फिर 50 क्वेश्चन होगा। और जब यार यकीन मानो यार 500 600 क्वेश्चन कर लोगे ना तो 50 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा इससे। ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल एबिलिटी एकदम सुपर है, सुपर डुपर हिट होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपका RRB का PGT एग्ज़ाम्स, TGT एग्ज़ाम्स में या PRT वाले में नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना कि क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, लगेगा कि मार दूँ फिर लगेगा कि नहीं मारूँ। तो भाई उसमें थोड़ा सा आप लोग को संभल करके रहना है। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, और आप लोग एकदम बेस्ट पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और फिर से जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ाइए, मेरे भी मेहनत को थोड़ा सफल कीजिए, हमको भी मोटिवेट कीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।